Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 14, class 9th, chapter number 1, subject computer science. बच्चे आज के लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया था, तो आज हमने एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को देखना है। बेटे, एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, हमें इसको देखने की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स। बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आपने ये देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज़ायद उसके हल निकल सकते हैं। तो अगर एक से ज़ायद किसी भी काम को करने के लिए तरीक़ाकार मैसर हो, तो फिर उसमें से सबसे बेहतरीन का इंतखाब करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सबसे बेहतरीन का इंतखाब नहीं करेंगे, सबसे जो बेहतर है उसका इंतखाब नहीं करेंगे, तो बेटे वो फिर आपका सलूशन आर्ग्यूबल हो जाएगा कि उस पर आर्गूमेंट्स करेंगे लोग कि ये मुनासिब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो आपका सलूशन हर तरह से, तो उसके लिए फिर आप बेस्ट की तरफ जाते हैं। ऐसे ही आपने जब मुख्तलिफ़ काम करने के लिए एल्गोरिदम्स डेवलप किए, तो फिर हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। एफिशिएंसी से मुराद उसकी कारकर्दगी। तो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी से मुराद ऐसा एक मेजर मालूम करना, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू या ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स उनका तयन करना, उनको मालूम करना जिनकी बुनियाद पे आप ये फ़ैसला कर सकें कि ये एल्गोरिदम दूसरों से बेहतर है। आपके सामने उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स से एल्गोरिदम की कारकर्दगी सामने आ जाएगी, उसके काम करने की रफ्तार सामने आएगी, कितने मराहल में वो काम करता है ये सामने आएगी, किस हद तक एल्गोरिदम बेहतर काम करता है, कितना एल्गोरिदम अनसर्टन कंडीशंस के लिए फेवरेबल है। ये सारी बातें जब आप देखते हैं, इन सब के लिए एक न्यूमेरिकल मेजर मालूम करते हैं, तो उस चीज़ को हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में शुमार करते हैं। आपके लेवल पे जो चंद बातें हैं एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए, उसकी कारकर्दगी को मालूम करने के लिए, वो कौन सी? इसमें सबसे पहली बात जो है वो है नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम कितने मराहिल में कोई काम सर अंजाम देता है। मसलन एक एल्गोरिदम फ़र्ज़ किया एक काम को करता है 5 मराहिल में, वही काम कोई दूसरा एल्गोरिदम आपने बनाया है वो 8 मराहिल में ख़त्म करता है। तो फिर तरजीह किसकी होगी? उस एल्गोरिदम की जो कम मराहिल की तादाद में किसी काम को ख़त्म करता है। इसीलिए किसी एल्गोरिदम में जब नंबर ऑफ़ स्टेप्स हम देखेंगे, उन स्टेप्स का तयन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, तो उसकी बुनियाद पे भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी का तयन होगा। चुनाचे अगर किसी एल्गोरिदम में कम तादाद में स्टेप्स होंगे, तो वो एल्गोरिदम निस्बतन फेवरेबल होगा, निस्बतन बेहतर क्लाइंट होगा, कैंडिडेट होगा कि वो एफिशिएंट एल्गोरिदम में शुमार होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम डोमेन पे भी। हो सकता है एक एल्गोरिदम कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स में मसला तो हल कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे हल नहीं कर रहा, वो कोई और काम इतना ज़्यादा कर रहा है कि उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो फिर हो सकता है कि आप कम मराहिल की तादाद को आप पसे पुष्ट डाल दें, उसको इग्नोर भी करें कि ये कम मराहिल की तादाद क्या है। लेकिन जो आपके लेवल पे भी बात है, फ़िलहाल हम लोगों ने ये देखना है कि एल्गोरिदम जितने कम मराहिल की तादाद में कोई काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी बेहतर होगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। कि ऑपरेशंस कितने वो परफॉर्म कर। अब कोई एल्गोरिदम
कम तादाद में मराहल तो वो ले रहा है, लेकिन उसमें ऑपरेशन इतने परफॉर्म हो रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है या इतनी ज़्यादा तादाद में कि उसको परफॉर्म करते करते वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि जब कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी तो जितने कम से कम ऑपरेशंस किसी एल्गोरिदम को परफॉर्म करना पड़ेगा, उस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, वो जल्दी काम करेगा। जितना ज़्यादा आपको अमल करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा मराहल में से गुज़रना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ज़ाहिरी बात है उतने ऑपरेशंस आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, उतना वक्त जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसके बाद तीसरी बात, मेमोरी स्पेस। बेटे एल्गोरिदम्स को हम डेवलप कर रहे हैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अब हमने ये भी देखना है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एल्गोरिदम जब वो काम करता है तो काम करने के मराहल के दौरान उसको कितनी मेमोरी दरकार होती है। अगर वो ज़्यादा मेमोरी दरकार करे तो उसका मतलब है कि उससे एफिशिएंसी पे, कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ने का इम्कान है। और अगर कोई एल्गोरिदम उसमें कम मेमोरी इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कम स्पेस को इस्तेमाल करते हुए काम कर रहा है, तो वो एल्गोरिदम निस्बतन ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा काबिल कबूल होगा। बेटे इसके अलावा ये जो आपके लेवल पे हम बातें कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को देखने के लिए चेक किए जाते हैं, लेकिन इब्तदाई जो है आपकी बुक में उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए थे, ठीक है, तो मैंने इसके अलावा बता दी। एक फैक्टर और आमतौर पे कंसिडर किया जाता है, साइज़ ऑफ डेटा, कि अगर एल्गोरिदम को बहुत बड़ा डेटा सेट उसको प्रोसेस करना पड़ जाता है, बहुत बड़ी मिकदार में डेटा, तो ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर उसको कम डेटा को प्रोसेस करना होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मसलन अगर एक मज़दूर है, उसको 100 ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखनी है तो उसे कुछ वक्त लगेगा, हो सकता है 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे। लेकिन अगर उसी मज़दूर को 1000 ईंटें उठा के रखना पड़ेगा तो लाजमी बात है फिर वक्त जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। तो डेटा का साइज़ अगर ज़्यादा है, बड़ा डेटा है, प्रोसेसिंग फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस वजह से एल्गोरिदम की कारकर्दगी पे असर पड़ेगा। इसके लिए अब हम 2 एग्ज़ाम्पल्स जो आपकी बुक में दी गई हैं और बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स को कंसिडर करते हैं और एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। तो पहली एक एल्गोरिदम है, इसके लिए एग्जाम्पल्स पहली एग्जाम्पल ये है कि एक एल्गोरिदम 1 है, वो n स्टेप्स में कोई काम करता है। दूसरा एल्गोरिदम है 2, वो n² स्टेप्स में कोई काम करता है। तो दोनों में से कौन सा बेहतर हो? जी आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि अभी हमने बात की है कि जिस एल्गोरिदम में मराहल की तादाद ज़्यादा होगी वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, जिस एल्गोरिदम में मराहल की तादाद कम होगी उसको हम प्रेफर करेंगे कि थोड़े स्टेप्स में हम एक काम कर लेंगे। मसलन फ़र्ज़ किया पहला एल्गोरिदम n की बात है, तो n है 5, तो 5 स्टेप्स में काम करता है। दूसरा n² लेता है, 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25। तो अब देखें कि एक एल्गोरिदम अगर 5 स्टेप्स में काम कर रहा है, वही काम दूसरा एल्गोरिदम 25 मराहल में कर रहा है, तो फिर दोनों में से बेहतर कौन सा हुआ? पहला एल्गोरिदम, क्योंकि ये n नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, वो कौन सी? कि फ़र्ज़ किया आपने इस सीरीज़ का सम निकालना, आप क्या मालूम करना चाहते हैं? इसका
सम मालूम करना चाहते हैं 1 2 3 से लेके 100 तक। तो इसके लिए हम देखते हैं कई एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो 3 एल्गोरिदम हम कंसिडर करते हैं, उनमें से जो सबसे बेहतर होगा उसका तयन कर लेंगे। पहला तरीकाकार क्या है, पहला एल्गोरिदम क्या है, इसको सॉल्व करने का। एल्गोरिदम 1 में क्या होगा, हम ये कर रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, ये ऐड हो। पहली अप्रोच में ये करेंगे, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है कि आम जो तरीकाकार काम करने का, कि 1 में 2 ऐड किया, इसका आंसर क्या आया 3, 3 में फिर ये 3 ऐड किया तो इसका आंसर अब क्या बन गया 6, 6 में फिर 4 ऐड किया तो आंसर क्या बन गया 10, हत्ता के 100 तक चले जाएंगे। एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड होता चला जाएगा और 100 तक हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम सम मालूम कर लेंगे। ये पहला तरीका था, पहला एल्गोरिदम हो गया। दूसरा एल्गोरिदम क्या है इसके लिए, दूसरा एल्गोरिदम ये है कि हमने इसी को ऐड करना है, ठीक है। तो करते ये हैं कि ये देखें, ये 100 है, 1 से 99 तक ऐड किया, ये 100 हो गया। 2 और 99 को ऐड किया, 98 को सॉरी, ये 100 हो गया। 3 को 97 में ऐड किया। इस तरह से हम करते चले जाए। अब बीच में रह गया 50 और दूसरी 100। तो अब देखें 1 से 99 तक, 2 से 9800, 3 से 9700, इस तरह से हम पेयर बना के उनका सम निकालेंगे। फिर ये करते हैं, इन पेयर्स की तादाद को काउंट कर लेंगे, जितने बनेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 100 ये आखिरी वाला, इसको ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर 50 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरे का पूरा हम सम मालूम कर लेंगे। दूसरी अप्रोच ये कि जितने पेयर्स की तादाद, इसमें हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 100 आखिरी ये वाला, प्लस 50 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा, सम के इक्वल आ जाएगा। ये देखें, ये वाले पेयर्स, इनका सम, नंबर ऑफ पेयर्स, हर पेयर का सम जो है वो 100 मिल रहा है, तो इसलिए पेयर्स की तादाद को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 आखिरी और 50 है। बुक में हो सकता है 1 से 99 कंसिडर किया, तो मैंने सहूलत के लिए 1 से 100 ले लिया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है कि वो 1 से 99 कर लेंगे तो फिर ये वाला 100 ऐड नहीं होगा, तो फिर नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 50 हो जाएगा। तो ये मतलब ये कि अगर बुक का आप कंसिडर करें एग्जैक्टली, तो फिर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन 99 सपोज आ गया। फिर यहाँ पे भी आपको 99 तक जाना पड़ेगा। तो ये देखें 1 से 99, 2 से 98 और 3 97, इस तरह से पेयर बना लेंगे। आखिरी में फिर 50 ऐड कर देंगे तो आप सम निकाल लेंगे। तो जैसा हो, ये हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरीक़ाकार काम करने का सेम। चौथी अप्रोच, तीसरी अप्रोच जो है वो क्या होगी। तीसरी अप्रोच देखें, तीसरा एल्गोरिदम ये है कि हम सीरीज़ को सम करने का फार्मूला लगाते हैं। तो सीरीज़ को सम करने का फार्मूला क्या होता है, n × n+1/2। ये फार्मूला लगा के हम सम, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो गया, वो आप पुट कर लेंगे यहाँ पे देखें, और n+1/2 करेंगे, इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास n क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये आप पुट करेंगे, पुट करने से उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, सम आ जाएगा।
अब देखें, सम निकालने के लिए हमने 3 अप्रोचेस इख्तियार की, 3 एल्गोरिदम्स डेवलप किए। कौन कौन सा? पहला हमने ये किया कि पहले नंबर को दूसरे में ऐड कर रहे हैं, दूसरा फिर उसका सम तीसरे में ऐड हो रहा है, फिर जो सम आया वो चौथे में ऐड हो रहा है, हत्ता कि आखिरी जो नंबर जहाँ तक हमने सम करना है वहाँ तक सम कर लेंगे, तो इस तरह से सम आ जाएगा। दूसरा, जैसे कैलकुलेटर में अप्रोच इख्तियार करते हैं, जब आप कैलकुलेटर में ऐड कर रहे होते हैं तो आप जैसे ही प्लस दबाते हैं तो पिछली सारी वैल्यूज़ वो सम में नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो ऐड होती जाती है। एल्गोरिदम 2 दूसरी अप्रोच क्या थी कि पहला हमने ऐसे पेयर्स बना लिए नंबर्स के जिनको ऐड करने से हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती। तो हमने किया 1 को 99 से का पेयर बनाया, 2 को 98, 3 का 97 से, तो इन सब का सम आता जा रहा है, हत्ता कि हमने कहाँ तक पेयर बना लिए कि 49 और 51 आखिरी पेयर जो है वो देखें ये बनेगा 49 और 51, ये भी आपको 100 देगी। अब बीच में 50 रह गया, वो 50 हमने अलग कर लिया। अगर ये 100 अलग से है तो 100 इसको ऐड करें, तो जितने पेयर्स की तादाद, हर पेयर जो है हमें 100 दे रहा है, तो पेयर्स की तादाद को 100 से मल्टीप्लाई किया। आखिरी अगर हम 100 तक कर रहे हैं तो 100 हमने ऐड कर दिया, प्लस 50 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमने सम निकाल। आखिरी तरीक़ाकार में क्या है कि सीरीज़ को सम करने के लिए हमने फार्मूला लगाया, वो कौन सा, n × n + 1/2, और इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास सम आ गया। अब सारे अप्रोचेस को देखें तो सबसे ज़्यादा आसान और काबिल कबूल अप्रोच क्या है कि इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाए। इसमें कम से कम कंप्यूटेशंस में, कम से कम मराहल में, कम से कम मेहनत में आप क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम को के जवाब तक किसी प्रॉब्लम का सलूशन हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाला एल्गोरिदम हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल कबूल होगा। चुनाचे फिर एल्गोरिदम की एफिशिएंसी से मुराद क्या हुआ कि एल्गोरिदम की एफिशिएंसी से मुराद वो न्यूमेरिक मेजर मालूम करना कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि एल्गोरिदम मिनिमम रिसोर्सेज के इस्तेमाल से कोई हमें सलूशन दे रहा है। तो वो मिनिमम रिसोर्सेज के इस्तेमाल से जो हमें सलूशन देगा तो हम कहेंगे कि ये एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके बाद आगे आपके जो टॉपिक है उसमें देखते हैं जी, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम्स। ये क्या बेटे, एल्गोरिदम्स के बनाने के फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो ये कि एल्गोरिदम्स बनाने के फ़ायदे ये हैं कि हम एक काम को एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए करते हैं। दूसरी बात, कम से कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए कोई काम सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्टिमल और बेहतर सलूशन की जानिब एक मुनज़्ज़म कोशिश करते हैं। ऑलरेडी आपने कोई प्रॉब्लम उसको फेस किया है तो वो तजर्बा मौजूदा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मददगार होता है। एल्गोरिदम्स को बनाना आसान होता है, समझना आसान होता है। जो पेचीदा बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना एल्गोरिदम्स की मदद से बहुत आसान होता है। एल्गोरिदम्स में मखसूस इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी कोशिश से उनको समझा जा सकता है और एल्गोरिदम्स पे काम किया जा सकता है और आप एक बेहतर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार हासिल कर सकते हैं कोई काम करने का। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो बेटे वहाँ पे उसके कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? बेटे एल्गोरिदम्स के डिसएडवांटेजेस में ये कि इसमें मखसूस इस्तिलाहात इस्तेमाल होती, तो उन इस्तिलाहात को बाज़ दफ़ा समझना, सूडो एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती, कोई लामती ज़ुबान मखसूस तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, उसको बाज़ दफ़ा लोगों को समझना समझाना मुश्किल होता है।
एल्गोरिदम में जब आपने एक मरहले से दूसरे मरहले पे जंप करना होता है, गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, गो टू का इस्तेमाल करते हैं, या और इटरेशंस होती हैं, तो वहाँ पे इस बात का बड़ा इम्कान होता है कि आप एल्गोरिदम में कहीं गलत पाथ फ्लो की तरफ ना निकल जाए। कोई कंडीशंस होती हैं, अगर कोई किसी कंडीशन को आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, तो हो सकता है कि आप गलत पाथ की तरफ चले जाएंगे, तो फिर आपका एल्गोरिदम आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स देगा। बड़े प्रॉब्लम्स के लिए तो एल्गोरिदम बड़े बेहतर हो सकते हैं, छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी एल्गोरिदम बनाना वो बड़ा एफिशिएंट होता है, आसान होता है। लेकिन ये कि एल्गोरिदम्स में ये डीमेरिट्स में ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश करते हैं कि मुनज़्ज़म अंदाज में इसको सॉल्व करें, ताहम वहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स भी आड़े आ जाती हैं कि उन टेक्निकल डिटेल्स को आप फुलफ़िल नहीं करते, तो फिर आप एल्गोरिदम के तसव्वुर को पूरी तरह से वाज़े नहीं कर सकते। अगर आप पूरी तरह से वाज़े नहीं कर सकेंगे तो फिर जो है आपको हो सकता है रीवर्क करना पड़ जाए, मिसलीडिंग रिजल्ट्स की तरफ जाना पड़ जाए। तो ये एल्गोरिदम की डिसएडवांटेजेस में से चंद एक डिसएडवांटेजेस थे। इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस। बेटे फ्लो चार्ट जैसा हमने पहले बड़ी तफसीली से डिस्कस कर लिया है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तस्वीरी इजहार होता है कि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, उसका सलूशन जो मालूम किया होता है, किसी एल्गोरिदम को पिक्टोरियल फॉर्म में ज़ाहिर करना, ये फ़्लो चार्टिंग कहलाता है। फ़्लो चार्ट समझना आसान होता है, इसमें इनको बनाना निस्बतन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि लंबी चौड़ी इसमें कोई फिगर्स नहीं होती, लेकिन इससे तसव्वुर जो है एल्गोरिदम का वाज़े हो जाता है। ऑपरेशनल प्रोग्राम्स अगर कुछ चल रहे होते हैं उनकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है, डीबगिंग का मरहला, गलती तलाश करना, वो भी आसान हो जाती है। इसके साथ साथ आपने जो प्रॉब्लम सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने किस तरह से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला, क्या प्रॉब्लम था, उसको समझना, अपने लिए भी दूसरों को समझाना, तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके लिए फिगर्स वगैरह चूँकि इतनी एज सच नहीं होती, तो फ़्लो चार्ट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सादा होते हैं और समझने में आसान होते हैं। तो आप अपना जो भी काम आपने बताना है, जो भी एल्गोरिदम आपने डेवलप किया है या जो भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन बनाया है, उसको विजुअली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके जहन में ख़ुद एक तसव्वुर वाज़े नहीं होगा किसी चीज़ का, आप दूसरों को बेहतर तौर पे नहीं समझा सकते। और अगर आप अपने क्लाइंट्स को, अपने सीनियर्स को, बाकी टीममेट्स को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर काम की जानिब आप नहीं जा सकते। तो ये फ़ायदा होता है इसके फ़्लो चार्ट्स का। इसके डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखें तो क्या होते हैं, फ़्लो चार्ट्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेटे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए फ़्लो चार्ट्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेचीदा बड़े मराहल के जो मसाइल हैं उनके लिए, क्योंकि फ़्लो लाइंस की तादाद ज़्यादा बन जाती है, प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ जाते हैं, तो उसमें फिर फ़्लो लाइंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे फ़्लो चार्ट क्लमज़ी दिखाई दे सकता है और फ़्लो चार्ट को पे काम करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, फ़्लो चार्ट में जो सिम्बल्स हैं ये टाइप नहीं हो सकते, तो इस वजह से भी आपके काम करने की रफ्तार पे असर पड़ता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट है या इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपको फ़्लो चार्ट में कोई तब्दीली करनी पड़ जाए तो फिर आपको आमतौर पे ये होता है कि फ़्लो चार्ट ही बाज़ दफ़ा आपको नए सिरे से बनाना पड़ जाता है, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। उसके अलावा ये कि अगर आपने प्रॉपरली फ़्लो चार्ट के सिम्बल्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो भी फ़्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को से आप वाज़े नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर एक सिंबल के लिए अपनी अहमियत है, हर एक सिंबल की अपनी एक जगह है, उसका एक अपना एक डिफाइंड एक सेट ऑफ ऑपरेशन वो करता है कि जो चीज़ उसने बयान करनी होती है वो मखसूस होती है। इनपुट के लिए एक अलग
तरह का सिंबल होगा, प्रोसेस के लिए अलग तरह का होगा, डिसीजन के लिए अलग होगा। तो बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते और सिंबल्स को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करते, जिससे क्या है जो आपने फ़्लो चार्ट के बारे में बताना है, जो एक्सप्लेन करना है, वो बताना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये बेटे थे आपके लेवल पे आपकी बुक में से जो चीज़ें थी डिसएडवांटेजेस, वो हमने डिस्कस कर लिए। आगे एक दो छोटी छोटी बातें वो हम डिस्कस करते चलें। टेस्ट डेटा, ये क्या होता है बच्चे? फ्लो चार्ट बना लें, चाहे एल्गोरिदम बना लें, कुछ भी हो, हम उसकी टेस्टिंग लाजमन करते हैं। पहली बात तो ये कि टेस्टिंग से क्या मुराद है, टेस्ट डेटा, ये क्या होता है? किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोसेस को उसके काबिल अमल होने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी दुरुस्तगी को मालूम करने के लिए, उसमें से गलती को तलाश करने के लिए, कोई गलती तो नहीं है, किस हद तक वो फ्लेक्सिबल है, किस हद तक वो बेहतर नताइज दे रहा है, किस क्वालिटी का है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग करने के लिए जो डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे डेटा को इस्तेमाल करके ये पता चलता है कि क्या हमारा जो एल्गोरिदम है या फ़्लो चार्ट है या जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, क्या वो दुरुस्त काम कर रहा है, क्या वो अनयूजुअल कंडीशंस को हैंडल कर सकता है, क्या वो एक्सट्रीम लेवल पे जो वैल्यूज़ हैं उन या मैक्सिमम वैल्यूज़ को उनको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो दुरुस्त नताइज दे रहा है। तो बहुत सारी बातें ये जो हम चेक करते हैं, ये किस लिए करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल हो, उसकी पजीराई हो, मार्केट में लोग उसको एडमिट करें कि ये अच्छा काम हुआ है, एक्सेप्टेबल हो। इसके लिए टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग करने के लिए जो हम डेटा इस्तेमाल करते हैं वो टेस्ट डेटा इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई कंपनी है, आपकी बुक की एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बड़ी आसान और सादा सी एग्ज़ाम्पल है, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल। तो कोई कंपनी है, वो कार बनाती है, तो कार का जब नया मॉडल आता है तो बेटे वो कार को चेक करती है, कार क्या इंजन उसके सारे मराहल, टेस्टिंग के मराहल से गुजारती है कि किस हद तक वो मैक्सिमम चल सकता है और बाकी कार की सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। उस सिलसिले में क्या करते हैं कि इवन कार में डमी ड्राइवर बिठा के और कार को क्रैश भी करवाते हैं वो अपने टेस्टिंग रूम में कि किस हद तक नुकसान हुआ है, ड्राइवर को कितना नुकसान पहुंचा है सारा, ताकि कार की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा बाकी जो उसमें उन्होंने यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की होती हैं, एसेसरीज़ होती हैं कार में वो, और कार के इंजन में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं, सारे के सारी चीज़ें उनको अमली तौर पे चला के देखा जाता है और चेक किया जाता है कि किस हद तक वो हमें दुरुस्त तौर पे नताइज दे रहे हैं, किस हद तक वो दुरुस्त तौर पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने का मरहला बेटे टेस्टिंग कहलाता है। और अगर हम टेस्टिंग नहीं करते तो फिर हम क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर सकते, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ना ही हम जो मार्केट में compete कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर साबित कर सकते हैं, ना ही हम इस बात को यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि क्या वाक़तन जो हमने सिस्टम डेवलप किया है वो दुरुस्त नताइज दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर दुरुस्त नताइज दे रहा है तो किस हद तक दे रहा है, किस किस कंडीशन में ये दुरुस्त नताइज नहीं देता। ये सारी बातें हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त पता चलेंगी जब हम प्रॉपरली टेस्टिंग करेंगे। तो बेटे ये थी टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस, टेस्ट डेटा क्या होता है। और आज का लेक्चर इसमें काफ़ी सारे टॉपिक थे, चूँकि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तफसील से कई बातों को जिक्र नहीं किया, क्योंकि एल्गोरिदम्स में हम देख चुके थे, फ़्लो चार्ट्स में उसके एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस वगैरह देख चुके थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बस फॉर्मल अंदाज में उनको डिस्कस किया और जो हमारे आज का टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह बाकी बातें अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।